ये घटना किस साल में हुई कहना मुश्किल है, पर अंदाजा है कि 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में हुई होगी, यानी करीब 125 साल पहले। तराई क्षेत्र में नेपाल के किसी जंगल में। तराई जो घर था हजारों बंगाल टाइगर्स का। वैसे तो थारू ट्राइब के लोग शेर को किसी डिवाइन स्पिरिट से कम नहीं मानते थे, लेकिन समय बदलता है, सोच बदलती है। एक अनुभवहीन इनएक्सपीरियंस शिकारी, जिसके लिए शेर की कीमत कुछ सोने के सिक्कों से ज्यादा नहीं थी, निकल पड़ा जंगल की तरफ, कंधे पर एक बंदूक और हाथ में एक बकरी पकड़कर। जंगल के किनारे पर जहां साल के पेड़ शुरू होते हैं, उसने बकरी को बांध दिया। और खुद कुछ दूरी पर एक मचान बनाकर बेसब्री से इंतजार करने लगा अपने शिकार का। उसे पता था कि शेर के आने की पूरी संभावना है, क्योंकि उसने वहां शेर के पैरों के ताजा निशान देखे थे। मचान पर बैठे वो मन ही मन सोच रहा था कि उन पैसों से वो क्या क्या करेगा, और सोचते सोचते पूरा दिन गुजर गया। वो निराश होकर उठने ही वाला था कि बिजली की तेजी से एक शेर ने बकरी की गर्दन को जकड़ लिया। शिकार पर आना एक बात है और शिकार करने का जिगर रखना दूसरी। उस लड़के के पसीने छूट गए और हाथ कांपने लगे। शेर को यूं ही जंगल का राजा नहीं कहते। उसकी मौजूदगी में अच्छे अच्छे घुटनों पर आ जाते हैं। और तभी पेड़ों के पीछे से दो छोटे शेर के बच्चे निकल कर आए। वो शेर नहीं, शेरनी थी। पता नहीं उस शिकारी के मन में एक पल का संकोच आया या नहीं, पर वो खाली हाथ तो वापस नहीं जाना चाहता था, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने कांपती उंगलियों से ट्रिगर दबा दिया और एक अनुभवहीन शिकारी की बंदूक से निकली गोली उस शेरनी को छूते हुए निकल गई। उसके शरीर को छूकर निकलती तो बात और होती। वो गोली शेरनी के मुंह के पास से निकली, और वो भी उसके बाईं तरफ के ऊपर और नीचे दोनों कैनाइन्स को तोड़ते हुए। उसे तीखा दर्द हुआ और वो गुस्से में गरजती हुई बकरी को वहीं छोड़कर जंगल में भाग गई। अगर आपको ये लग रहा है कि ये कहानी यहां खत्म होती है, तो नहीं, ये कहानी यहां से शुरू होती है। उस आदमी ने अपनी नादानी और जल्दबाजी में सिर्फ अपना शिकार नहीं खोया, उसने एक शांत जानवर को नरभक्षी यानी मैन ईटर बना दिया। आने वाले कुछ सालों में वो पूरी मानव जाति को अपनी क्रूरता का ऐसा तांडव दिखाने वाली थी, जिसके बारे में सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये शेरनी कोई और नहीं, बल्कि मानवता के इतिहास में सबसे ज्यादा लोगों को मारने वाली चंपावत की शेरनी थी। ये एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि कोई भी नॉर्मल टाइगर इंसान के आमने सामने आने से बचता है। दो पैरों पर चलने वाले जीवों से वो हमेशा दूरी बनाए रखना चाहता है। ये तो दो पैरों वाले ह्यूमंस ही हैं जो टाइगर्स को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हैं। उसमें फायर हुई गोली से उस शेरनी ने सिर्फ अपने दो दांत नहीं खोए थे, उसने इंसानों के लिए अपना डर भी खो दिया। घायल होने के बाद वो भूखी झल्लाती हुई शेरनी नेपाल के जंगलों में भटक रही थी, और वहीं नदी के पास एक थारू ट्राइब का आदमी अपने मवेशियों के लिए लंबी घास काटने आया था। ये उनका रोज का काम था, अपने पशुओं के लिए घास चारे का इंतजाम करना।
वो झुककर घास काट ही रहा था कि शेरनी उस पर झपट पड़ी। ऐसा माना जाता है कि कई बार झुकी हुई पोजीशन में शेर इंसान को अपना शिकार समझ लेते हैं। शायद इसीलिए ज्यादातर किलिंग्स घास काटते हुए या जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करते हुए ही होती हैं। वो शायद उस शेरनी का पहला इंसान का शिकार था, लेकिन आखिरी बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे समझने में देर नहीं लगी कि इस बिना पंजे वाले कमजोर जीव का शिकार करना कितना आसान था। अपने 2 कैनाइन्स के बिना सांभर डियर और गौर बाइसन जैसे जानवरों का शिकार करना अब आसान नहीं था उसके लिए। शायद 2-3 इंसानों को शिकार बनाते ही उस शेरनी का डर खत्म हो चुका था, वो डर जिसकी वजह से वो इंसानों से दूर रहती थी। अब डरने की बारी इंसानों की थी। उसने साल के जंगलों से निकलकर दिन दहाड़े उनके घरों में उनका शिकार शुरू कर दिया। उसने सिर्फ नेपाल में करीब 200 लोगों का शिकार किया और फिर एक बड़े स्केल पर हंट ऑर्गेनाइज किया गया, और उसका नतीजा ये था कि वो बॉर्डर क्रॉस कर नेपाल से भारत में घुस गए। नेपाल में उसे रूपल टाइगर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसने रूपल नाम के गांव में सबसे ज्यादा लोगों को शिकार बनाया था। हैरानी की बात यह थी कि वो तराई के प्लेन्स यानी अपना हैबिटेट छोड़कर नॉर्थ में हिमालय की गहरी वादियों में क्यों गई। ये अपने आप में एक अनयूजुअल बिहेवियर था, लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि उसे ऐसा करने पर मजबूर करने वाले भी हम इंसान ही थे। ये तब की बात है जब भारत पर ब्रिटिश राज था। नेपाल के राजा ने नेपाल के मॉडर्नाइजेशन के लिए इंडिया में ब्रिटिश सरकार के साथ ट्रेड चैनल खोला, और ब्रिटेन को तो अपनी हर कॉलोनी से फायदा करने वाला ट्रेड ही चाहिए था। भारत और नेपाल के तराई रीजन से उन्हें चाहिए था टिम्बर यानी लकड़ी और फूड ग्रेन्स यानी अनाज, और दोनों ही के लिए उन्होंने जंगलों को साफ करना शुरू किया। और यही एक सबसे बड़ा कारण था बंगाल टाइगर्स का अपने घर यानी मार्शी प्लेन्स को छोड़कर पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ जाना। थारू ट्राइब के लोग टाइगर्स को गॉडली रिस्पेक्ट देते थे। वो उन्हें जंगल का रक्षक यानी प्रोटेक्टर मानते थे। उन्हें सस्टेनेबल तरीके से जंगलों में रहना आता था, लेकिन ब्रिटिश उन जंगलों को सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया मानते थे, और उनमें रहने वाले टाइगर्स को एक खतरा। इसलिए उन्होंने बाउंटी हंटिंग का ट्रेंड शुरू किया, यानी कि शेर का शिकार करने वालों को इनाम दिया जाने लगा। 1875 से 1925 के बीच, यानी कि सिर्फ 50 सालों में 85,000 टाइगर्स का शिकार हुआ, और ये सिर्फ रिकॉर्डेड नंबर्स हैं। लेकिन उस शेरनी पर रखा गया हर इनाम धरा का धरा रह गया। उसे ट्रैक करना मुश्किल ही नहीं, असंभव लगने लगा था। नेपाल से खदेड़े जाने के बाद वो भारत के कुमाऊं क्षेत्र में आ गई। जगह बदल गई, लेकिन उसका खेल नहीं बदला। एक के बाद एक वो जंगलों, खेतों, गांवों में शिकार करती गई, तब तक जब तक उसका सामना एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट से नहीं हुआ। जेम्स कॉर्बेट, जिन्हें जिम कॉर्बेट के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने पहली बार 1903 यानी कि 1903 में चंपावत के शेर के बारे में सुना। कॉर्बेट उस वक्त रेलवेज के एम्प्लॉय थे। ये वो समय था जब शेर का शिकार करना एक रॉयल्टी था, और सिर्फ बड़ी पोस्ट वाले ब्रिटिश ऑफिसर्स को ही अलाउड था, और किसी को भी नहीं। कॉर्बेट कुमाऊं की पहाड़ियों पर जन्मे और पले बड़े थे, और कुमाऊनी बहुत अच्छे बोलते थे। उन्होंने इतना वक्त स्थानीय शिकारियों के साथ जंगल में बिताया था कि वो जंगल, जानवरों और शिकार की गहरी समझ रखते थे। ब्रिटिश और इंडियंस दोनों से ही उन्हें काफी रिस्पेक्ट मिलती थी, और कॉर्बेट अपने कुछ प्रिविलेज्ड आर्मी फ्रेंड्स के साथ शिकार पर जाते रहते थे। उसी समय उन्हें पता चला कि ब्रिटेन से एक रेप्यूटेड हंटर ऑफिसर को खास बुलाया गया है चंपावत के शेर को मारने के लिए।
वो ऑफिसर आया, उसने शिकार भी किया और अखबारों में उसकी खबर भी छपी कि खूंखार चंपावत का शेर मारा गया। 4 साल तक कॉर्बेट ने उसके बारे में कुछ नहीं सुना। फिर एक दिन नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर उनसे मिलने आए और उन्हें बताया कि जिस शेर को मारा गया था वो चंपावत का शेर नहीं था, क्योंकि अभी भी लगातार लोगों का शिकार हो रहा था और वो भी सेम पैटर्न से। डिप्टी कमिश्नर ने कॉर्बेट के एक्सपीरियंस और नॉलेज के चलते उन्हें जिम्मेदारी दी चंपावत के शेर को खत्म करने की। तभी कॉर्बेट को खबर मिली कि शेर ने पाली गांव में एक महिला को शिकार बना लिया है। वो जानते थे कि मैन ईटर्स कभी भी अपने किल साइट पर ज्यादा दिन नहीं रहते। बिना समय गवाए कॉर्बेट अपने 6 साथियों के साथ निकल पड़े पाली गांव के लिए। 2 दिन के सफर के बाद जब वो गांव पहुंचे तो वहां पहुंचकर उन्हें लगा जैसे वहां कोई नहीं रहता। हर घर की खिड़की दरवाजे बंद, यहाँ तक कि कोई बच्चा भी अंग्रेजी मेहमान को देखकर उनके पास उछलने कूदने नहीं आया। उस सन्नाटे में कोई अनहोनी छुपी थी। वो नज़ारा देखकर पहली बार कॉर्बेट को उस मिशन की गंभीरता का एहसास हुआ था। धीरे धीरे लोग अपने घरों से बाहर आने लगे। उनके चेहरे पर जो दहशत थी उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि उन्होंने क्यों खुद को अपने घरों में बंद करके रखा था। 5 दिन से गांव में से कोई भी घर से बाहर नहीं निकला था, ना खाने का इंतजाम करने के लिए, ना लकड़ियां लेने के लिए। उन्होंने कॉर्बेट को उस शेर के शिकार हुई महिला की पूरी घटना बताई, लेकिन उनमें से कोई भी कॉर्बेट को अटैक साइट पर ले जाने के लिए राजी नहीं हुआ। सब जानते थे कि शेर आसपास ही है और कॉर्बेट ये जानते थे कि अगर उसने 5 दिन पहले शिकार किया था तो करीब 1 हफ्ते के बाद वो दोबारा खाने और शिकार की खोज में आएगा। और उस दिन कॉर्बेट ने भी एक नादानी भरा फैसला ले लिया। रात होते ही सब घरों में दुबक कर सो गए, लेकिन वो अपनी बंदूक लेकर गांव के प्रवेश द्वार यानी एंट्रेंस पर एक पेड़ की ओट में ताक लगाकर बैठ गए। डर क्या होता है शायद कॉर्बेट ने पहली बार जाना था। उन्हें बहुत जल्दी एहसास हो गया था कि उन्होंने ऐसे अंधेरे में आकर बहुत बड़ी भूल की है, क्योंकि उनकी सेंसेस शेर की तरह तेज नहीं है। वो कब बिजली की चमक के जैसे आएगा और उनको खत्म कर देगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकते थे। शायद किस्मत अच्छी थी उनकी जो वो सुबह तक भी जिंदा थे। लेकिन इसका उन्हें एक फायदा हो गया। उनके दिलेर कदम ने गांव के मुखिया का थोड़ा सा भरोसा जीत लिया। मुखिया ने उनसे विनती की कि अगर वो खेतों के पास पहरा दे तो लोग फसल काट लेंगे और उस दिन शायद घरों में खाना पक जाएगा। कॉर्बेट झट तैयार हो गए। उस दिन लोगों के घरों में चूल्हे जले। अगले दिन 2 लोग उन्हें जंगल में अटैक साइट तक ले जाने को राजी हो गए। टाइगर के ट्रैक्स देखते ही कॉर्बेट जान गए कि वो शेर नहीं बल्कि शेरनी है। अगले 3 दिन तक कॉर्बेट उस शेरनी को ढूंढते रहे, पर कुछ हाथ नहीं लगा। बस एक नाम बार बार सुना उन्होंने, चंपावत। और कहीं ना कहीं उन्हें यकीन हो गया कि उनकी मुलाकात उस शेरनी से चंपावत में ही होगी। कॉर्बेट अपने साथियों के साथ चंपावत के लिए निकल पड़े। लोगों से अटैक्स के बारे में सुन सुनकर कॉर्बेट समझ चुके थे कि उस शेरनी का एक किलिंग पैटर्न है। उसका अड्डा चंपावत है, पर वो कुछ कुछ समय में मीलों चलकर दूसरे आसपास के गांव में शिकार करने जाती है। और पाली में अगर वो नहीं मिली तो वो पक्का वापस चंपावत ही गई होगी। चंपावत की शेरनी को पकड़ना असंभव सा लगता था, क्योंकि 1857 की म्यूटिनी के बाद लोकल्स को हथियार रखने की इजाजत नहीं थी। जब कॉर्बेट चंपावत पहुंचे तो उन्हें गांव के बाहर एक बंगलों में ठहराया गया, क्योंकि गांव के लोगों में ब्रिटिशर्स को लेकर खासा गुस्सा था। गांव के तहसीलदार वहीं उनके बंगलों पर उनसे मिलने आते थे।
2 दिन बाद एक आदमी उनके पास भागते हाफते हुए आया और उन्हें बताया कि शेर ने एक लड़की को मार दिया है। कॉर्बेट अपनी राइफल लेकर वहां भागे, क्योंकि टाइगर अटैक्स में टाइम बहुत क्रूशियल होता है, और हमेशा की तरह वो सिर्फ 3 गोलियां लेकर निकले। टाइगर ट्रैक्स और ब्लड ट्रेल को फॉलो किया। वहां जो उन्होंने ह्यूमन रिमेन्स देखे, उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। वो अभी देख ही रहे थे कि उनके कानों में हल्की सी आवाज आई और वो खतरा भाप गए, क्योंकि अपने शिकार को छोड़कर शेर कभी ज्यादा दूर नहीं जाते। कॉर्बेट ने फटाफट बंदूक उठाकर आवाज की तरफ गोली चलाई। निशाना चूका और अब शेरनी के दहाड़ने की बारी थी। अपने शिकार के आसपास वो किसी को बर्दाश्त नहीं करते। उसकी दहाड़ से जंगल गूंज उठा। कॉर्बेट ने उसका पीछा किया, लेकिन असफल रहे। उस दिन कॉर्बेट ने फैसला किया कि कैसे भी करके उस शेरनी का अंत करना ही होगा, और वो अकेले ये नहीं कर पाएंगे। इससे पहले कि चंपावत शेरनी फिर कहीं और चली जाए, उसका अंत जरूरी था। उन्होंने एक मैसिव हंट करने के लिए गांव वालों से मदद मांगी। जितने ज्यादा लोग और शोर, उतना आसान होता उस शेरनी को जंगल से निकालकर प्लेन्स तक लाना। कॉर्बेट को उम्मीद तो नहीं थी कि एक ब्रिटिश की मदद के लिए वो आएंगे, पर उनका दुश्मन एक ही था, और शायद इसीलिए अगली सुबह करीब 300 लोग इकट्ठा हो गए। उस एक दिन के लिए लोकल्स को हथियार इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई। सबके पास कोई ना कोई हथियार था और शोर करने के लिए ड्रम्स। फैसला किया गया कि पहाड़ की ऊंचाई से जंगल के दूसरे छोर पर लंबी सी ह्यूमन चेन बनाकर वो लोग शोर करेंगे और शेरनी को जंगल के अंदर से खदेड़ेंगे। वहां से निकलकर वो प्लेन्स में आएगी, और जब वो प्लेन्स तक आएगी तब निशाना ताके कॉर्बेट उसे मार गिराएंगे। उस दिन भी कॉर्बेट हमेशा की तरह 3 गोलियां लेकर निकले थे। पता नहीं कैसे लोगों को गलत सिग्नल मिला और उन्होंने कॉर्बेट की पोजीशन लेने वाली जगह पर पहुंचने से पहले ही शोर करना शुरू कर दिया। हवा में गोलियां चली, ड्रम बजे, चीख चीख कर शोर मचाया गया, और सुनते ही कॉर्बेट ने सोचा कि अगर शेरनी उनके फिक्स स्पॉट पर पोजीशन लेने से पहले बाहर आ गई तो प्लान फेल हो जाएगा और वो बच निकलेगी। इसलिए उन्होंने एक रिस्क लिया और प्लेन्स की लंबी गहरी घास के पीछे ही छुपकर बंदूक तानकर खड़े हो गए। और जैसा कि उम्मीद थी, शेरनी शोर से परेशान होकर पेड़ों के बीच से निकलकर भागती हुई आई। वो तेजी से कॉर्बेट की तरफ भागकर आ रही थी। हालांकि कॉर्बेट उसकी नजर में आए नहीं थे, लेकिन एक पल के लिए उन कहानियों वाली शेरनी को साक्षात अपने सामने देखकर उनके हाथ वहीं जम गए। पर तहसीलदार, जो पीछे एक पेड़ के ऊपर पोजीशन लेकर बैठा था, रुका नहीं और उसने अपनी एक पुरानी सी बंदूक से शेरनी पर गोली चलाई। निशाना चूका, पर उसकी रफ्तार कम हो गई और वो दूसरी ओर भागने लगी। कॉर्बेट ने भी गोली चलाई, पर वो भी चूक गए। गोलियों की आवाज सुन ह्यूमन चेन बनाए गांव वालों को लगा कि शेरनी का खात्मा हो गया है, और उन्होंने खुशी में जोर जोर से शोर करना और गोलियां चलाना शुरू कर दिया। शेरनी फिर से डरकर मुड़ी और कॉर्बेट की तरफ भागी। इस बार कॉर्बेट तैयार थे। उन्होंने शेरनी पर गोली चलाई और गोली उसे लगी। वो दर्द में गुर्राई पर भागती रही। कॉर्बेट ने कार्ट्रिज चेंज करके तीसरी गोली चलाई और वो गोली उसके कंधे को चीरती हुई उसके सीने में लगी। और घायल शेर से खतरनाक कोई नहीं होता। वो गुस्से में दर्द में दहाड़ते हुए गोली के सोर्स को खोजने लगी, और उस पल में कॉर्बेट का दिल डूबने लगा, क्योंकि वो उनकी आखिरी गोली थी और उनके और शेरनी के बीच सिर्फ कुछ कदमों की दूरी बची थी। वो भले ही अभी तक उन्हें देख नहीं पाई थी, पर वो भी बस कुछ ही पल की बात थी। कॉर्बेट को पता था कि शेरनी और उनमें से सिर्फ कोई एक ही बचेगा, और उन्होंने एक चांस लिया। वो अपनी बंदूक छोड़कर तहसीलदार की तरफ भागे, पूरी जान लगाकर।
तहसीलदार समझ गया और उसने अपनी बंदूक कॉर्बेट की तरफ फेंकी। कॉर्बेट ने बंदूक लपकी और बिजली की रफ्तार से वापस शेरनी की तरफ भागे। और अब शेरनी ने पहली बार अपनी ऐसी दर्दनाक हालत करने वाले को देखा। वो दोनों आमने सामने खड़े थे। कॉर्बेट की सांसें फूल रही थी। वो उस बंदूक को शेरनी की तरफ ताने खड़े थे और शेरनी, जो बुरी तरह घायल थी, अब भी एक आखिरी यानी अपना 437वां शिकार करने को तैयार थी। वो गुर्राते हुए मुंह खोलकर कॉर्बेट की तरफ उछली और उस पल में उसके 2 मिसिंग कैनाइन्स को देखते ही जैसे कॉर्बेट को उसकी पूरी दास्तान समझ में आ गई। ट्रिगर दबा और शेरनी नीचे गिरकर शांत हो गई, हमेशा के लिए। चंपावत की शेरनी, जिसने इतिहास में सबसे ज्यादा इंसानों को मारा, 2 देशों में 8 साल तक दहशत का माहौल रखा, आज एकदम शांत थी। लेकिन उसकी वो शांति चीख चीख कर एक और कहानी बयां कर रही थी। कहानी जिसमें इंसानों ने उसे ऐसा जख्मी किया और ऐसे उसके खुद के घर से उसे बाहर किया कि उसके पास इंसानों का शिकार करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। स्टोरी टोकरी पिछले 6 सालों में जाने कितने ही बच्चों के लिए नॉन स्क्रीन एंटरटेनमेंट का जरिया बना, जाने कितने ही बच्चों के लिए बेड टाइम स्टोरीज का सोर्स बना, और जाने कितने ही बच्चों के दिल को अपनी कहानियों से छुआ। और ये सब हम आगे भी करते रहेंगे, बस आपका सहयोग चाहिए। अगर आप स्टोरी टोकरी के इस विजन को सपोर्ट करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर अपना सपोर्ट दिखाइए।